हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी करा था रेसिस्टेंस क्या होता है। ओके, रेसिस्टेंस के बारे में हमने देखा था कि R इक्वल टू जो था ये था V बाई आई। मीन्स रेसिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हमें स्टडी करना है कि फैक्टर्स जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता हो। मीन्स रेसिस्टेंस जो है ये कुछ फैक्टर्स पे करता है डिपेंड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, वो क्या होते हैं फैक्टर्स, ठीक है ना। ओके, नाउ देखो जी इधर। तो सबसे पहला जो रहेगा फैक्टर नंबर फर्स्ट, इसमें लिखेंगे हम लोग कि रेसिस्टेंस जो रहेगा ये डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर के प्लेस पे हम लोग वायर भी लिख सकते हैं, कंडक्टर या फिर वायर। इट मीन्स कि रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बड़े होगा अगर लेंथ क्या हो, वायर क्या या कंडक्टर का ज़्यादा हो। तो लिख सकते हो ना आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू एल। कि अगर लेंथ अगर बढ़ा रहे हैं कंडक्टर का तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग। और लेंथ अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी आपका रिड्यूस होगा, कम होगा ये, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट क्या रहेगा फैक्टर कि लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर। जैसा लेंथ उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा ना। सेकेंड जो अपने पास फैक्टर है ये रहेगा कि जो रेसिस्टेंस रहेगा अपने पास आर, ये रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, सिंपल एरिया नहीं, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नॉर्मल एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम लोग सीखेंगे भी आगे अभी क्या डिफरेंस होता है वो चीज़, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक। अच्छा, काम करते हैं कि फर्स्ट वाले को अज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। इसको अज्यूम कर लेते हैं एज ए सेकेंड इक्वेशन, ठीक ना। दोनों को क्या करेगा, कंबाइन कर लेते हैं अगर, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। इक्वेशन नंबर 1 मीन्स आर प्रोपोर्शन टू एल, और सेकेंड का मतलब आर प्रोपोर्शन टू 1 बाई एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंबाइन जब करेंगे दोनों को तो क्या आएगा अपने पास में, आर प्रोपोर्शन टू एल बाई ए, आर प्रोपोर्शन टू एल बाई ए ना। अब यहाँ से जब हम लोग इस प्रोपोर्शन सिंबल को अगर रिमूव करते हैं, अगर यहाँ से हम लोग इसको अगर रिमूव करते हैं तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ आएगा अपने पास में कि R इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आता है हमेशा, हमने देखा था पहले भी। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी L इंटू सॉरी रो इंटू एल बाई ए। इट मीन्स कि जैसे हमने यहाँ से रिमूव किया किसको, इस प्रोपोर्शन के सिंबल को, तो अपने पास क्या आया फैक्टर, यहाँ पे आया रेसिस्टिविटी, इसको क्या लिखते हैं, रो से लिखते हैं। तो अपने पास एक आ गया रेसिस्टेंस का न्यू फार्मूला कि R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, रो को बोलेंगे रेसिस्टिविटी। इसका नेम जा याद रखना ढंग से, क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। हम लोग देखेंगे बाद में कि इसका क्या मतलब होगा, डिफिनेशन कैसे वर्क करता है, कैसे इसका क्या रहता है हिसाब किताब, ठीक है ना। बट एक और नया फार्मूला है अपने लिए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये भी किसका फार्मूला रहेगा, रहेगा रेसिस्टेंस का फार्मूला, ठीक। तो दो अपने पास हो गया फैक्टर, कौन कौन सा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा कौन सा रहा अपने पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके ना, अब इसी चीज को ज़्यादा देखेंगे हम लोग आगे थोड़ा सा कि देखो नॉर्मल अगर बात करेंगे हम लोग अगर एरिया ऑफ कंडक्टर का या एरिया ऑफ अगर वायर का, ठीक। तो एरिया ऑफ वायर में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने सिंपली यहाँ पे एक ड्रॉ किया वायर। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि वायर का शेप क्या होता है जी, वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। कि वायर का शेप क्या रहेगा, शेप रहेगा सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। तो अगर तुम इसको काटते हो नॉर्मल ऐसे, मान लो हमने इसको कट करा यहाँ पे सिंपल, ठीक। तो सिंपल कट करोगे तो अपने पास ये वाला एरिया आएगा कि सर ये रहा अपने पास एरिया।
तो ये वाला जो अपने पास आएगा एरिया, और जो यहाँ हमने इसके फर्स्ट इंड ए पे जो लिया एरिया या इंड बी पे जो लिया एरिया, तीनों तो सेम ही है ना, इसको क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल एरिया रहेगा। ये क्या रहेगा अपने लिए, ये रहेगा नॉर्मल एरिया। इसको हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल एरिया मतलब वायर को क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं सीधे, ठीक है ना, तो आता है नॉर्मल एरिया। बट सेम वायर को, सेम मान लो अपने पास वायर है, हमने क्या करा इसको, इंड ए था और इंड बी था, ठीक है ना, तो हमने क्या करा, इसको तिरछा कट करा, हमने इसको इंक्लाइन कट किया, ये अपने पास ऐसा कटिंग लाइन है ये, ठीक है ना। तो अब जो अपने पास आने वाला एरिया वो आने वाला है ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो तिरछा कट करने पे मीन्स ऐसा मान लेते हैं कि 45 डिग्री से हमने काटा है इसको, इस वायर को, कंडक्टर को। तो जब तिरछा काटेंगे कंडक्टर को, वायर को, तो जो एरिया हमें यहाँ पे मिलेगा, जो एरिया अपने पास यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, वो एरिया क्या होगा, नॉर्मल एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि तिरछा काटा है हमने, ठीक है ना। तो ये जो अपने पास स्लांट कट करने के बाद में, तिरछा काटने के बाद में जो मिलता है एरिया, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट अपने लिए प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल अगर एरिया अगर हम लोग लिखें, क्योंकि वायर जो है ये तो किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है ना, तो जो कटिंग का जो आएगा एरिया, किसका एरिया रहेगा, ये रहेगा एरिया ऑफ सर्कल। उसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अब इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए अलग से कोई बनाया नहीं गया फॉर्मूला, अपने पास सेम वही फॉर्मूला है अपने पास में जो पहले था। तो मैथमेटिकली अगर लिखें हम लोग तो फॉर्मूला सेम लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे क्रॉस सेक्शन के लिए। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो हम नेक्स्ट ये है कि दो फैक्टर का हमने यहाँ पे बात कर लिया। थर्ड जो रहेगा फैक्टर, मीन्स तीसरा जो रहेगा फैक्टर, ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो ले रहे हैं मटेरियल, ठीक है ना, जो हम लोग ले रहे हैं मटेरियल, जो ले रहे हैं कंडक्टर, जो जिस बना है मटेरियल से, ठीक है ना, उसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना इसमें कि जो हम लोग लेंगे टाइप ऑफ कंडक्टर, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइप ऑफ कंडक्टर। इस पे भी डिपेंड करता है क्या चीज़, रेसिस्टेंस, ठीक है ना, कि हमने कौन सा कंडक्टर लिया है, उसका क्या बिहेवियर्स है, उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, या फिर कितना है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ कंडक्टर, या इसी को क्या बोल सकते हो कि टाइप ऑफ जो रहेगा मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करता है आपका रेसिस्टेंस जो रहेगा, ठीक ना। नंबर 4 अपने पास ये है कि अगर हम लोग करंट पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर से, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर से, तो उसके अराउंड कितना टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। मीन्स हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपका रेसिस्टेंस। अगर वायर के, अगर कंडक्टर के अराउंड का टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम तो आर भी थोड़ा सा कम रहेगा यहाँ पे, ठीक। इसका एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुम लोग देखे हो, अगर कभी देखना ट्राई करना कि गर्मी के दिन में अगर तुम ट्रांसफार्मर के पास खड़े अगर हो, तो क्या होगा उस केस में कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक हमिंग साउंड को करता है प्रोड्यूस। एक तो करंट जब पास हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो जो वायर से बना हुआ है उसके कॉइल्स, उसका रेसिस्टेंस रहेगा, साथ में जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, वो क्या कर रहा है, वो भी रेसिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इस कारण क्या होता है, वो ज़्यादा हमिंग साउंड करता है प्रोड्यूस, ठीक है ना। बट अगर टेम्परेचर कम है, मतलब अगर तुम जा रहे हो ट्रांसफार्मर के पास में ठंडी के टाइम पे, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का, तो वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है ट्रांसफार्मर, या बहुत ही कम करेगा, मतलब इतना कम कि मतलब पहले के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा वो, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है क्या चीज़, जो आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, रेसिस्टेंस।
पांचवा एक फैक्टर रहेगा यहाँ पे, वो ये रहेगा कि आप जो कंडक्टर लिए हो वो कंडक्टर का शेप कैसा है और किस साइड से तुम करंट पास कर रहे हो, ठीक है ना। मीन्स जो हमने साइड लिया या साइड ऑफ जो लिया हमने कंडक्टर, ठीक, जिससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, जिससे करंट क्या हो रहा है जी, फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ कंडक्टर, देखना इधर कि ये अपने पास एक क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर है अपने पास में, ठीक। तो अगर मैं इस कंडक्टर के इस साइड से करंट पास करता हूँ, यहाँ से मैं करंट पास करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, रेसिस्टेंस अलग मिलेगा। ये लेंथ वाइज पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। बट अगर जो इसका ये मेरे पास जो फेस साइड है यहाँ पे, अगर मैं इस फेस साइड से करंट पास करूँ, यहाँ से मैं अगर करंट पास करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अलग मिलेगा रेसिस्टेंस यहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ लिखा है कि साइड ऑफ कंडक्टर जिससे आप करंट पास कर रहे हो, ठीक है ना, उस पर भी क्या होगा, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये अपने पास कुछ रहा फैक्टर्स जिस पर रेसिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका। अब नेक्स्ट पार्ट अपने पास ये रहेगा कि जो हमने लिखा अभी यहाँ फार्मूला कि सर R इक्वल टू रो L बाई ए, अभी हमने लिखा था फार्मूला यहाँ पे, ठीक ना। तो इसमें जो है ये जो प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट लिया था हमने यहाँ पे रो को, जिसको हमने नाम दिया था रेसिस्टिविटी नाम दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है अभी, रेसिस्टिविटी क्या रहता है ये, देखो जी सिंपल सा बात है। रेसिस्टिविटी हमने देखा यहाँ पे अभी, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी का जो सिंबल अगर बात करेंगे हम लोग, सिंबल क्या रहेगा, रो रहेगा। इसको कैसे लिख सकते हो, RHO, RHO का मतलब रो, ठीक। रो का क्या काम रहेगा, रेसिस्टिविटी जहां भी हम लोग अगर लिखें क्या यूज करेंगे, रो यूज करेंगे वहां पे। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ये है कि हमें पता है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई ए है। यहां से अगर हम लोग क्या करें, रो का करेगा कैलकुलेट, अगर यहाँ से क्या करेगा हम लोग, रो का अगर निकालते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा, इसको भेजेंगे साइड में, यह जाएगा R इंटू ए बाई एल, ठीक। तो रेसिस्टिविटी का अपने पास आ गया फॉर्मूला कि रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ, यही क्या रहेगा, रहेगा रेसिस्टिविटी, ठीक है बिल्कुल। रेसिस्टेंस जो रहेगा इंटू एरिया बाई लेंथ को क्या बोलेंगे, बोलेंगे रेसिस्टिविटी है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि SI यूनिट क्या होगा, किसका, रेसिस्टिविटी का, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है निकालना, और पूछता भी एग्जाम में ये स्पेशली MCQ में ये पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ पहले भी कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओम मीटर, ओम मीटर, अच्छा ओम मीटर है, ओम पर मीटर नहीं है, ओम इंटू मीटर है ये, ठीक है ना। नाउ अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम लोग रटने के बजाय आराम से निकाल सकते हैं फार्मूले से भी। कैसे, देखना इधर, रेसिस्टिविटी का क्या रहेगा फार्मूला, ठीक है ना, R इंटू ए बाई एल, ठीक। रेसिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, ये होता है ओम। एरिया क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा अपने पास में, ओम इंटू मीटर, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी का जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे SI यूनिट क्या लिखा, ओम इंटू मीटर लिखा, सेम देख लो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना। नाउ अगर हम इसका बात करें डेफिनेशन का कि डेफिनेशन क्या होगा रेसिस्टिविटी का, तो जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला R इंटू ए बाई एल, उसी को सेम लिखेंगे डेफिनेशन में भी कि रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ मटेरियल इनटू एरिया पर यूनिट लेंथ को क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी है ये, ठीक है ना। तो डेफिनेशन यानी कि कहीं अलग से आएगा, सेम रहेगा जो पहले था हमने जो ड्राइव किया था फॉर्मूला वही रहेगा यहाँ भी, ठीक। इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर
इंटू एरिया पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी है ये, ठीक है ना। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर क्या रेसिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल सर कुछ नहीं है। रेसिस्टिविटी जो रहेगा वो डिफरेंट जो अगर होंगे मटेरियल्स अपने पास में, जैसे कॉपर का अलग होगा आपका रेसिस्टिविटी, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ठीक है ना, या जो भी अपने पास कंडक्टर है सबका क्या होगा, रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब उसके लिए हमें टेबल याद नहीं करना है, आपके बुक में टेबल दिया रहेगा, ठीक है ना, कि हाँ किस मटेरियल का कितना होता है, रट्टा नहीं मारना है, वो हमें न्यूमेरिकल में हिंट में दिया रहता है, ठीक है ना, या बोर्ड एग्जाम में भी आपको वहाँ हिंट में गिवन रहेगा कि हाँ किसका क्या होता है रेसिस्टिविटी, तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखो जी रेसिस्टिविटी से ना रिलेटेड एक और इसका पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है ना। देखो रेसिस्टिविटी को अगर सिंपल अगर हम लोग बोले ना तो क्या बोल सकते हैं कि कोई मटेरियल जो है, कोई जो कंडक्टर जो है, वो कितना करंट के फ्लो को, ठीक है ना, अपोज कर रहा है, वो क्या रहेगा अपने लिए, वो रहेगा रहेगा रेसिस्टिविटी। और उसका उसका उल्टा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा कंडक्टिविटी। मतलब कोई मटेरियल जो है वो करंट फ्लो को कितना सपोर्ट कर रहा है, मैं फिर से बोलता हूँ, कोई मटेरियल जो है वो करंट फ्लो को, कोई अगर अपने पास मान लो मटेरियल है तो ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो को, करंट फ्लो को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे कंडक्टिविटी है उसका वो, ठीक। मीन्स हमने लिखा था अभी रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक। कंडक्टिविटी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला मैं ये बोलूँगा कि कंडक्टिविटी का सिंबल देखना चाहिए, यहाँ पे सिंबल याद रखना है, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? बोलते हैं सिग्मा, SIGMA सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या रहेगा, इसको बोलेगा कंडक्टिविटी है ये उसका सिंबल है ये, ठीक ना। तो कंडक्टिविटी जो होता है ये रेसिस्टिविटी का जो है होता है, ठीक है ना, साथ में रिलेटेड होता है। कैसे कि कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी। मैंने पहले ही कहा था कि मटेरियल को जितना ज़्यादा करंट फ्लो जो सपोर्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है ना, सिग्मा होता है, इक्वल टू क्या रहेगा, 1 बाई रेसिस्टिविटी। ये जो हमने लिखा था ना रो पहले, यहाँ पे रो क्या था अपने लिए, रो था अपने लिए रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ उसका लिख दिया फॉर्मूला कि सिग्मा इक्वल टू 1/रो। इसी चीज को लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू 1/r इंटू A/L। जो फॉर्मूला था रेसिस्टिविटी का हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो अपने पास क्या आएगा, आएगा L जाएगा ऊपर, L/r इंटू एरिया इक्वल टू सिग्मा, ठीक है बिल्कुल। नाउ अगर हम चाहें तो कंडक्टिविटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ बाई एरिया इनटू रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बोलेंगे कंडक्टिविटी है। तो जनरली आपसे इतना डीप नहीं पूछेगा, सिंपली ये पूछेगा कि हाँ रिलेशन क्या होता है रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के पास में, तो ये वाला हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलना चाहिए यहाँ पे कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कि रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या रहेगा, रहेगा कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी का अगर आपसे कोई पूछे कि SI यूनिट क्या होगा, हाँ जी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जी अगर याद है तो सही है, नहीं तो हम लोग निकाल लेंगे, अपने पास फार्मूला पड़ा हुआ है यहाँ पे। कैसे देखना है यहाँ पे, लेंथ का क्या होगा यूनिट, ये होगा मीटर में, रेसिस्टेंस का क्या होगा जी, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर बाई ओम इंटू मीटर स्क्वायर,
इससे एक कर लेंगे कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास में, बचेगा 1/, ठीक है ना, ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर को हम लोग लिख सकते हैं ना कि पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ठीक है ना। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोह करके, मोह, MHO, मोह। मोह का सिंबल क्या होता है, ठीक है ना, ओम के उल्टा होता है, ओम का उल्टा ये रहा मोह, इसको क्या बोलेंगे, मोह बोलेंगे, ठीक। तो रेसिस्टिविटी का जो था कंडक्टिविटी के साथ में रिलेशन क्या होगा, होगा रेसिप्रोकल का। तो उसका जो एसआई रहेगा यूनिट वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा, हमने यहाँ पे उस चीज को ड्राइव कर लिया। तो सीधे हम क्या याद रखेंगे कि पर ओम पर मीटर, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मोह। ये क्या रहेगा, कंडक्टिविटी का रहेगा, ऐसा यूनिट रहेगा ये, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जनरली तुमसे ये पूछेगा एग्जाम में, तो उसको लिख के आना, यानी कि उसको छोड़ देना है, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन पूछेगा तो उसको लिख के आएंगे, और नहीं तो अगर पूछता है कि हाँ दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, तो वो भी लिख के आएंगे, ठीक है ना। ना आगे बढ़ते हैं से फिर, ठीक ना। ओके, तो रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बाद में अपने पास जो नेक्स्ट वन है टॉपिक, वो रहेगा रेसिस्टेंस का जो रहेगा कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में कैसे होता है वो, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे हम लोग नया टॉपिक, वो लिखेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक, कॉम्बिनेशन जो रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का कैसे हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। देखो जी, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं इसको 3 पार्ट में करता हूँ डिवाइड, ठीक है ना। अब कुछ बोलेंगे सर तीन कहाँ से आ गया, तीसरा कहाँ से आ गया ये। देखो जी, एक तो होगा सीरीज, दूसरा होगा पैरेलल, और तीसरा क्या होगा, दोनों का मिक्स, ठीक है ना। तो सीरीज हम लोग पढ़ेंगे अलग से, फिर पढ़ेंगे पैरेलल, फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे मिक्स्ड जो रहेगा कॉम्बिनेशन, वो कैसे क्या होता है, ठीक ना। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना, कि फर्स्ट जो इसका जो पार्ट रहेगा ये रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। दूसरा क्या होगा जी, दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होगा, सेकेंड रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रहेगा रेसिस्टेंस का, ये रहेगा, ओके। और तीसरा जो हम जो करना है, जहाँ से पूछता है बहुत सारा क्वेश्चंस भी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स करने का मतलब कि सीरीज और पैरेलल दोनों को ज्वाइंट कर देंगे एक साथ में, क्या बन जाएगा अपने पास, बन जाएगा मिक्स कॉम्बिनेशन। तो चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल का, इसका हम लोग तो प्रूफ करेंगे फार्मूला, ठीक है ना, समझेंगे क्या इसके रूल्स होते हैं, कैसे सोल्व करते हैं इस चीज़ों को। सेम हम लोग कहाँ करेंगे, पैरेलल में भी। थर्ड वाले में क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों का जो रहेगा लॉजिक जो रहेगा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का, यहाँ पे हमें करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और डायग्राम बेस्ड रहे, स्टेटमेंट बेस्ड रहे, या जैसा भी रहे। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दोनों के कंपेयर में। उसका रीज़न यही है कि वहाँ से सीधे एक न्यूमेरिकल आपके पास आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, ये चीज़ है, ओके। नाउ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट से, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्या था अपने लिए, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। देखो जी इधर सीरीज कम कहने का मतलब कि एक सीक्वेंस में, एक लाइन में सब कुछ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अपने पास जो है रेसिस्टेंस है, जब हम क्या करेंगे, बहुत सारे रेसिस्टेंस को एक साथ एक तार में जोड़ देंगे, एक के बाद एक जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ बोर्ड पर डायग्राम यहाँ पे, कि हमने क्या करा, एक वायर लिया, वायर का पहला एंड ए लिया हमने, यहाँ हमने यूज़ किया पहला रेसिस्टेंस, ठीक है ना, R1। इसके बाद एक और लिया, इसको बोला हमने R2, एक और लिया, बोला हमने R3, ठीक है ना। फिर लास्ट में लिया हमने, वो लिया Rn,
इंड बी। ठीक, तो यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि R1, R2, R3, Rn तक जितने भी होंगे अपने पास रेसिस्टेंस, सब एक ही तार में जुड़ा हुआ है। सब क्या है जी? एक ही वायर से कनेक्टेड है वो। ठीक है ना? तो अगर मान लो भाई साहब हमने इसको क्या करा, जोड़ दिया एक बैटरी से, प्लस माइनस ये अपने पास बैटरी। ठीक है ना? तो जैसे ही हम लोग इसको अटैच करेंगे एक बैटरी से, तो करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो कैसे होता है जी? होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ से करंट आई बाहर निकला, आई बाहर निकला, वही करंट क्या होगा, पॉइंट ए से जाएगा नेटवर्क के अंदर में। सेम करंट आया यहाँ भी, वहीं सेम करंट यहाँ भी, सेम करंट आई, सेम करंट आई यहाँ भी। तो पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, वहीं करंट आई मूव करते हुए कहाँ आ जाएगा, बैटरी के निगेटिव के पास में। ठीक है ना? नाउ तो पहला हमने देखा था यहाँ पे कि सीरीज में क्या होगा, जितने भी रहेंगे रेसिस्टेंसेस सब क्या होंगे, एक ही तार से, एक ही वायर से जुड़े हुए रहेंगे। दूसरा हमने क्या देखा कि जैसे हमने इन मल्टीपल रेसिस्टेंस को जोड़ा एक बैटरी से, हर एक रेसिस्टेंस के पास करंट क्या जा रहा है जी, सेमी जा रहा है। ठीक है ना? तो इसके बेस पे मैं यहाँ पे दो रूल लिख रहा हूँ जी। रूल नंबर 1 कि सीरीज में क्या होगा कि नंबर ऑफ जो होंगे रेसिस्टेंसेस, नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस जो होंगे, ठीक है ना, कंबाइन, ठीक है ना, इन अ सिंगल वायर, इन अ सिंगल वायर, एक ही वायर में सब जुड़ा हुआ रहेगा। पहला रूल ये। दूसरा क्या है कि पूरे रेसिस्टेंस के पास में करंट क्या जाएगा, सेमी जाएगा। मतलब करंट में कोई चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है अपने पास। तो हम क्या बोलेंगे कि करंट जो रहेगा इन ईच रेसिस्टेंस इज सेम, इज सेम, कि हर एक रेसिस्टेंस में करंट क्या जा रहा है जी, सेम पास हो रहा है। तो ये दो रूल है किसके लिए, सीरीज के लिए, कि जितने भी रेसिस्टेंस हम कंबाइन करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे इसमें, सब क्या होगा जी, एक ही तार में जुड़ा हुआ रहेगा। पहला। दूसरा क्या बोला मैंने कि करंट सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक ना? अब इसके क्या करते हैं, फॉर्मूले का प्रूफ कर लेते हैं। ठीक कि ठीक है सर, अपने पास सीरीज है कॉम्बिनेशन, उसमें मैंने n तक जोड़ दिए बहुत सारे, ठीक है ना, यहाँ रेसिस्टेंस को। तो इसका कितना आएगा टोटल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। ठीक, तो अपने पास देखना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल, हमने पढ़ा था पहले भी, ओम्स लॉ। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि सिंस V इक्वल टू आई आर हमने पहले डील करा हुआ है ऑलरेडी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओम्स लॉ बोलेंगे। तो ओम्स लॉ का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए। क्या लिखेंगे कि V इक्वल टू आई आर होता है अपने पास में। ठीक है ना? अच्छा, सही बात है। नाउ करेंट हर एक रेसिस्टेंस के पास सेम है। अगर मैं काम ये करूं कि हर एक रेसिस्टेंस का जो है पास का निकालूं अगर पोटेंशियल, जैसे मान लो इसके R1 के पास का कितना होगा वोल्टेज, ये रहेगा V1। इसके पास का कितना रहेगा वोल्टेज R2 के पास का, V2। R3 के पास का कितना मान लेते हैं, V3। जो लास्ट वन जो है Rn कितना मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे Vn। ठीक है ना? सही सी बात है यहाँ पे। तो वोल्टेज यहाँ अगर हम लोग देखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस के पास का जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। पहले के पास है V1, दूसरे के पास है V2, तीसरे के पास है V3, चौथे के पास क्या है जी, लास्ट वन के पास है Vn। ठीक, तो पोटेंशियल यहाँ पे हर एक के पास क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक, बट मैंने रूल में यहाँ लिख रखा है कि करेंट हमें लेना है जी, वो भी क्या लेना है, करेंट, हर एक में सेमी करंट पास हो रहा है। ठीक, ये चीज है। नाउ ओम्स लॉ हमने देखा कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब इसी चीज का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है ना? नाउ तो अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर लिखें यहाँ पे, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना यहाँ पे, V बाई आई।
रेसिस्टेंस क्या लिख सकते हैं इसको, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। नाउ लिख सकते हैं इधर आगे, ओके। R इक्वल टू कितना था अपने पास, V बाई आई था। एक मिनट, ओके, R इक्वल टू था V बाई आई, ठीक। अब अपने पास ज्वाइन है n रेसिस्टेंस, तो सबका अगर हम लोग सम करेंगे, सबका अगर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो पूरे के बराबर का एक ही अपने पास आएगा टोटल रेसिस्टेंस, या उसी को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अलग अलग R1 R2 R3 Rn, इन सबका जब निकालेंगे कॉम्बिनेशन, तो जो अपने पास फाइनल जो आएगा रेसिस्टेंस उसे क्या बोलेंगे, टोटल रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे उसको, ठीक ना। और दूसरी बात ये है कि हर एक के पास का जो वोल्टेज है V1 V2 V3 Vn तक, सारे अगर मैं जोड़ूं वोल्टेज को, तो बैटरी जो यहाँ पे है कनेक्टेड सर्किट से, इसके वोल्टेज के बराबर आना चाहिए जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि V1 V2 V3 Vn तक को मैं अगर जोड़ूं तो वो बैटरी का जो है वोल्टेज उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सिंस V इक्वल टू कितना था, V1 प्लस V2 प्लस V3, कहाँ तक था जी, ये था लास्ट में Vn तक, और हमने लिखा अभी कि V इक्वल टू आई आर, करेंट सब में सेम पास हो रहा है, ठीक है ना। तो देखना है यहाँ पे हमने क्या लिखा है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ क्या लिखेंगे, I इंटू आर। V1 कहाँ का वोल्टेज है, रेसिस्टेंस नंबर फर्स्ट के पास का, तो यूज करेंगे यहाँ ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ को हम लोग यहाँ यूज करना है, ठीक है ना, हर एक के पास में, R1 का पास, R2 के पास, R3 के पास, Rn के पास में, ठीक। तो हम लोग सीधे क्या बोलते हैं कि जहाँ का वोल्टेज वहीं का करंट वहीं का रेसिस्टेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ का वोल्टेज वहीं का करंट वहीं का रेसिस्टेंस, ठीक। तो V1 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना I इंटू R1, ठीक। ऐसे लिखना पड़ेगा V2 के लिए भी, V2 अपने लिए कितना है जी, I इंटू R2। ऐसे ही लिखेंगे V3 के लिए कितना, I इंटू R3। लास्ट में कौन सा है जी, Vn है, क्या लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट यहाँ लिखेंगे कि I इंटू Rn। नाउ हर एक पार्ट में कुछ चीज़ कॉमन है, उसे कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। I यहाँ पे बाहर निकल जाएगा जो कॉमन, तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कहाँ तक जी, Rn तक, ठीक। इधर भी क्या अपने पास है आई आर, यहाँ पे आई साई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो R कितना है अपने पास में, ये आएगा R1 R2 R3 कहाँ तक, N तक का जो रेसिस्टेंस का सम आएगा उसके बराबर आएगा। मीन्स ये हमने यहाँ पे निकाल लिया इसका फॉर्मूला कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 कहाँ तक, Rn तक, ठीक। और इन सबके प्लेस पे मैंने एक पहले कहा था कि सबका जो है कॉम्बिनेशन एक ही आना है, उसे क्या बोलेंगे इस वाले आर को, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रेसिस्टेंस। क्या बोलेगा, टोटल रेसिस्टेंस बोलेंगे इसी चीज को। या इसका एक और नेम रहेगा, नेम क्या रहेगा जी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब कहने का मतलब कि इन सबके प्लेस पे बस एक लगा देंगे उतना ओम का, सर्किट अपना काम वहीं करेगा, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चीजें बहुत आसान हैं। जो हमने ड्राइव किया यहाँ फॉर्मूला वो कितना था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कहाँ तक, N तक, ओके। तो ये फॉर्मूले का प्रूफ हो गया, हम इसका अब सीधे डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है ना, ओके। तो कुछ देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल्स। नाउ सबसे जो फर्स्ट वन जो एग्जांपल है जो देखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखना चाहिए इधर, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ कि अपने पास एक वायर था, स्टार्टिंग इंड ए, रेसिस्टेंस नंबर फर्स्ट था, ये था 2 ओम का, इसके बाद एक और कंबाइन करा हमने, ये था 4 ओम का, ठीक ना, इधर था पॉइंट बी। तो हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना आएगा रिजल्ट,
तो ये तो बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग जो इंड है ए, यहाँ से हम खुद से करंट मान लेते हैं आई। एक ट्रिक है जी सोल्व करने का क्वेश्चन को। ट्रिक ये है कि सीरीज पैरेलल के जो भी क्वेश्चंस हैं, एक ही तरीका है सोल्व करने का कि जहां सर्किट का स्टार्टिंग पॉइंट हो, खुद से क्या करो, एक करंट को एज्यूम कर लो। मैंने क्या लिया, करंट यहाँ पे आई। अब इस पॉइंट ए से करंट आई पास हो रहा है, यही करंट कहाँ आएगा, आएगा 2 ओम के पास में। फिर वही करंट आएगा किसके पास में, 4 ओम के पास में भी। फिर कहाँ आएगा, पॉइंट बी पे आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे 2 ओम के पास में वही करंट है, 4 के पास वही करंट है। इट मीन्स ये किसमें है, ये है सीरीज में। किसमें है जी, ये सीरीज में है। तो सीरीज का हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला, क्या पढ़ा था कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 कहाँ तक जी, प्लस RN तक। अपने इस वाले एग्जाम्पल में कितने रेसिस्टेंस हैं, 2 हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि RAB, हमें A से B के बीच निकालना है। कितना, R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है जी, ये है 4 ओम। ठीक, कितना का टोटल, ये आएगा 6 ओम। ये रहा अपना आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे यहाँ बन सकते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। ठीक ना। एक और देखना चाहिए इधर क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, देखना यहाँ पे जो पूछा हुआ है बहुत बार आपके एग्जाम में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक, मैं सीरीज का ही ड्रॉ कर रहा हूँ आपका नेटवर्क। रेसिस्टेंस नंबर 1 ओम का, फिर एक और लगाया हमने 7 ओम का, वायर को हमने बेंड करा, इधर लगाया हमने 2 ओम का, वायर को अगेन बेंड करा, इधर हमने यूज़ किया यहाँ पे 4 ओम का। ठीक, इधर फिर से बेंड किया, इधर लगाया हमने एक 3 ओम का, एक और लगाया हमने यहाँ पे 5 ओम का। इधर रहा पॉइंट बी। हमें निकालना वही है फिर से कि RAB कितना होगा टोटल। मीन्स ए पॉइंट आपको दिख रहा है, बी पॉइंट आपको दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का कितना होगा टोटल रेसिस्टेंस। अगेन आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, तो सीरीज के ऊपर जितने भी रहेंगे क्वेश्चन सब आसानी होते हैं। ठीक ना। नाउ इसको सोल्व करने के लिए जो मैंने अभी कहा थोड़ा देर पहले, सेम यूज करेंगे लॉजिक को। कुछ लोग लगेगा कि सर पता नहीं यहाँ पे आपने बहुत कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नहीं है जी, अगर ध्यान से देखोगे जो मैंने कहा अभी थोड़ा देर पहले कि कुछ यहाँ पे हमें सिंपल अप्लाई करने पड़ते हैं ट्रिक्स, जो समझाया था मैंने अभी आपको पहला एग्जाम्पल में। खुद से क्या करेंगे हम लोग, करंट मान लेंगे आई कहाँ से, जो कि पॉइंट ए से पास हो रहा है। ठीक, वही करंट पास हो रहा है 1 के पास भी, 7 के पास भी। वही करंट फिर से मुड़ा कहाँ पे, 2 के पास में। सेम करंट मुड़ा आपके 4 के पास में। वही करंट अगेन आया कहाँ पे, 3 के पास में। फिर आया 5 के पास में। फिर आ गया पॉइंट बी पे, कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे पूरे आपके नेटवर्क में करंट सेम है। और मैंने रूल में लिखा था पहले भी कि जब करंट सेम हो पूरे नेटवर्क में, पूरे आपके सर्किट में, तो कौन सा रहेगा कॉम्बिनेशन, रहेगा सीरीज। ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सीरीज ही, तो क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, सबको यहाँ पे ऐड करेंगे सिंपली। ओके, तो लिखेंगे ना हम लोग यहाँ पे कि RAB इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 R4 R5 R6। ठीक है ना, लिख ले सबको। 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, कितना आएगा जी टोटल ये, इसको ऐड कर लेंगे। कितना आएगा, 1 प्लस 7 कितना हुआ 8, प्लस 2 10, प्लस 4 14, प्लस 3 कितना हुआ 17, प्लस 5 कितना हुआ 22। तो 22 ओम अपने पास आ गया आंसर। ठीक है ना। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन, स्पेशली ये एग्जाम्पल 2 वाला क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछता है बोर्ड में, या आपके प्री बोर्ड टेस्ट में भी पूछता है, या मैक्सिमम जगह पे पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो जी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और अपने पास टेक्निक है। क्या वो टेक्निक है, देखना है इधर, मैं सिखा रहा हूँ फिर से एक बार। ठीक है ना, एक और टेक्निक है सोल्व करने का। ओके ना, देखना ये इधर टेक्निक ये है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन वही रहेगा, एक और तरीके से सोल्व हम लोग कर सकते हैं, जो कि आसान मेथड वो भी है। क्या करेंगे कि हम लोग इंड ए है, इंड बी है, दोनों को पकड़ेंगे, खींच देंगे सीधे।
क्या करना है हम लोगों को, इंड ए और इंड बी अपने पास है, दोनों को पकड़ना है, इसको खींच देना है। तो जो तार जो मुड़ा हुआ है, जो वायर जो यहाँ पे बेंड है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है ना। सीधा होते ही तुमको क्या दिखेगा कि सर आपने कहा था पहले भी कि सीरीज में क्या होता है कि सारे रेसिस्टेंस एक ही तार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। अब ये मुड़ा हुआ है तो तुमको थोड़ा सा दिख रहा है कि पता नहीं सर क्या इतना कॉम्प्लेक्स है ये, बट जैसे ही इंड ए और बी से पकड़ कर इसको खींच दोगे, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट। और तुमको क्या दिखेगा, ठीक है ना, कि ये जो पॉइंट ए है अपने पास में, पहला 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है 7 का, फिर लगा हुआ है 2 का, फिर लगा हुआ है 4 का, फिर लगा हुआ है 3 का, ठीक है ना, फिर लगा हुआ है लास्ट में 5 का, और इधर रहेगा पॉइंट बी रहेगा। ठीक, तो नेटवर्क दोनों ये सेम ही हैं, खाली क्या है यहाँ पे टेक्निक है, या फिर जिसका जैसा प्रेजेंस ऑफ रहेगा माइंड, वैसा यहाँ पे तरीका यूज कर सकता है। अगर किसी को लगता हो कि सर ये तरीका आसान था, इसका यूज करना, अगर तुमको लगता है कि सर ऐसा आसान था तो इसका यूज कर सकते हो। इससे भी सोल्व करेगा, कितना आएगा रिजल्ट, वही आना है, आर ए बी सबको जोड़ना पड़ेगा, 1 7 2 4 3 5, कितना आना है आपका रिजल्ट, आना है अगेन 22 ओम ही आना है आंसर। ठीक है ना। तो सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करना है बहुत सारे क्वेश्चंस का, जो आपके बुक में दिया हो या फिर क्वेश्चन बैंक में दिया हो, ठीक, या फिर आपके पास जो सैंपल पेपर है उसमें दिया हो। ठीक है ना, आपको मिलेगा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, ट्राई करना हो उसको। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सेकेंड अपने पास यहाँ पे जो इसका पार्ट था, जो टाइप था, वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वन पार्ट इसी का, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखो जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम ही है, या बहुत आसान है ये भी, जैसा हमने अभी सीरीज वाले को खत्म किया ना, वैसे ही ये भी आसान सा पार्ट है ये। ठीक है ना। देखो जी, पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक कोई चीज हो जो उसी के जस्ट सामने अरेंज किए हम लोग, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैरेलल। ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास एक है रेसिस्टेंस इधर, इसको नेम दिया R1, इसके बगल में लगा दिया एक और R2, एक और लगा दिया हमने इधर कौन सा जी, R3, एक और लगा दिया हमने इधर कौन सा, Rn, सबको जोड़ दिया हमने, ठीक है ना, एक साथ में, और इसको जोड़ दिया फिर हमने एक बैटरी से, रहा बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना, प्लस माइनस रहा बैटरी। ठीक, तो यहाँ पे R1 R2 R3 और कहाँ तक Rn तक जो हमने लिया हुआ है कॉम्बिनेशन, ये सारे किस में है, एक के बाद एक अरेंज है ये। मतलब मान लो ये पहला, इसके जस्ट बगल में दूसरा, फिर तीसरा, फिर कहाँ तक, लास्ट एन तक। तो ऐसे जहाँ तुमको दिखे कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे, बोलेंगे पैरेलल। तुम लोग जैसे ड्रॉ करते हो ना लाइंस मैथ्स में, कि एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो क्या करो, इसी का बना दो रेप्लिका एक नीचे, तो क्या होता है, हो जाता है पैरेलल हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ भी है। ठीक है ना। तो नेटवर्क तो ठीक है, जैसा भी हमें दे यहाँ पे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इसके भी कुछ बेसिक रूल्स होंगे। ठीक है ना। तो मैं रूल्स यहाँ लिखता हूँ, देखना इधर, इसके लिए भी मैंने बना रखा है 2 रूल। सबसे पहला रूल ये है कि पैरेलल जो रहेगा कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होना है, ठीक है ना, इसमें जो डिफरेंट होंगे रेसिस्टेंसेस, सबका जो है अलग अलग आर्म रहेगा। आर्म कहने का मतलब कि जिसमें वो जुड़ा हुआ है, जिस लाइन में जुड़ा हुआ है वो। ठीक है ना, ये चीज है। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे कि पैरेलल में क्या होगा, कि जो भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ होंगे, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना, कनेक्टेड इन डिफरेंट आर्म्स, या इसी को क्या लिख सकते हैं, वायर। सबका अलग अलग है, इसका अलग पार्ट है, इसका अलग पार्ट है, इसका अलग पार्ट है, इसका अलग पार्ट है, जुड़ा हुआ सब एक ही बैटरी से, ये चीज है। दूसरा रूल ये है कि पैरेलल में हमेशा में ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज होगा पैरेलल में, वो हर एक रेसिस्टेंस के पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। मतलब कि हर एक रेसिस्टेंस के पास का अगर हम लोग बात करें वोल्टेज का,
जैसे मान लो R1 के पास का वोल्टेज कितना रहेगा, प्लस माइनस V रहेगा, ठीक है ना। R2 के पास कितना रहेगा, प्लस माइनस V रहेगा। R3 के पास भी कितना रहेगा, प्लस माइनस V रहेगा। इवन कि Rn के पास भी कितना रहेगा, V रहेगा, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले में सेकेंड रूल मैं ये लिख रहा हूं कि पोटेंशियल जो होगा हमेशा, ठीक है ना, पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने सारे लगा दो रेसिस्टेंस, एक के बाद एक लगाया जो हमने यहाँ पे, हर एक में क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये दो आपको रूल्स याद रखने हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। नाउ अब एक काम करते हैं कि इसके लिए भी ड्राइव कर लेते हैं फार्मूला, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने बहुत सारे लगा दिए रेसिस्टेंस तो उसका टोटल कितना आएगा, सही है ना। ओके देखें इधर, मैं रफ कर रहा हूँ रूल्स को। ओके नाउ, हाँ जी इधर ध्यान देना आप। तो इसका फार्मूला को प्रूफ करने के लिए मैं कुछ चीज़ों को जरा यहाँ पे कर रहा हूँ कंसीडर, देखना यहाँ ध्यान से। हाँ जी, बैटरी अपने पास लगा हुआ है, बैटरी के प्लस जो टर्मिनल है यहाँ से करंट बाहर निकलेगा आई, करंट यहाँ आया आई, करंट यहाँ आएगा आई। बट जैसे ही करंट यहाँ आएगा, अब करंट को यहाँ पास होने के लिए अलग अलग आर्म्स मिल रहे हैं, अलग अलग रेसिस्टेंस का जब अलग अलग आर्म है तो सब में करंट क्या होगा, अलग अलग पास करेगा। मतलब यहाँ तक करंट आ रहा था, सेम था, एक ही तार था। जैसे यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा उसको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे पास होने के लिए, तो करंट क्या होगा, हर रास्ते में, ठीक है ना, डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि R1 में जो करंट गया उसे मैंने मान लिया I1, जो R2 में गया उसे मान लिया I2, जो R3 में गया इसे मान लिया मैंने I3। ऐसे जो जाएगा लास्ट में क्या मान लेंगे, IN, ठीक है ना। अगेन मैंने कहा था शुरू में ही कि यूज करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है जी, V इक्वल टू आई आर, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। और यहाँ क्या हो रहा है कि हर एक आर्म में करंट अलग अलग डिवाइड हो रहा है, फिर सारे करंट यहाँ से पास हुए कहाँ कंबाइन होगा, अगेन कंबाइन होगा दूसरे एंड पे, और यहाँ से बैटरी के पास क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा। इट मीन्स कि पैरेलल वाले में खासियत ये है कि जितना भी करंट जो डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3 कहाँ तक, IN तक, अगर सबको जोड़ दें तो किसके आएगा बराबर, बराबर आएगा जो आपका मेन करंट आई रहेगा उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 कहाँ तक, IN तक, ठीक है ना। तो पैरेलल में चीज हो रहा है यहाँ पे कि I जो है यहाँ पे, ठीक है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 कहाँ तक जी, प्लस प्लस IN तक आपका सबको कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या आना है, I के बराबर आना है, ठीक है ना। ओम्स लॉ हमने लिखा हुआ है यहाँ V इक्वल टू आई आर, यहाँ से I निकाल लो कितना आएगा, ये आएगा जी V बाई आर, उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे कि I इक्वल टू कितना था, V बाई आर था। ऐसे ही निकालेंगे I1, तो I1 कहने का मतलब ये वाला पार्ट, पहले आर्म में पहले रेसिस्टेंस में कितना था करंट, I1 था। करंट I1 कितना होगा जी, यूज करेंगे ओम्स लॉ को, V बाई R1, V बाई R1 लिखेंगे यहाँ पे कि V बाई R1। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, V बाई R2, ठीक, प्लस I3 कितना हो जाएगा, V बाई R3। ऐसे ही अगर निकालेंगे कहाँ तक, N तक, कितना आएगा, V बाई RN, ठीक है ना। यहाँ से कुछ पार्ट अब कॉमन हो रहा है, दिख रहा है यहाँ आपको, कॉमन क्या हो रहा है, V कर लेंगे कॉमन, कितना आएगा रिजल्ट, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 कहाँ तक, डैश 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 प्लस 1 बाई RN तक। ये कितना अपने पास, V बाई R रहेगा। तो यहाँ पे V से भी क्या होगा, हो जाएगा कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना बचेगा अपने पास में, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 कहाँ तक, डैश डैश प्लस 1 बाई RN तक, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको देख लिया कि कितना आना है इसका फार्मूला। और यहाँ अगर एक अच्छी बात ये है कि ध्यान रखना है कि 1 बाई आर है ये, ठीक है ना। तो ये अपने पास जो आएगा R, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, यही है R टोटल,
यही क्या है जी, आर टोटल है। या इसी को लिख सकते हो आर इक्विवेलेंट भी, आर ई क्यू, मतलब इन सबके बदले में एक लगाओ 1/r, तो सेम काम करेगा आपका नेटवर्क। ठीक है ना, ये चीज है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है जी कि 1/r1 प्लस 1/r2 कहाँ तक, 1/rn तक क्या रहेगा आपका, पैरेलल में सबको कंबाइन करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा अपने पास में। ओके, डन ना। अब इसके ऊपर कुछ करना है हमें क्वेश्चंस, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग। ठीक है ना, देखो जो क्वेश्चंस इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान दे करना है हमें। स्पेशली मैंने रूल्स लिख रखे हैं सबके लिए, सीरीज के लिए भी और पैरेलल के लिए भी, तो वो रूल तुमको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा तुमको लर्न करना है, क्योंकि बिना रूल को यूज करे हुए, उसको थोड़ा सा देखे हुए, ठीक है ना, न्यूमेरिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें। बट हाँ, अगर तुमको रूल बहुत ढंग से अगर लर्न है, समझ में आता है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको, ठीक है ना, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, एक स्पेशल केस लिख रहा हूँ पैरेलल में ही। स्पेशल केस में इसलिए लिख रहा हूँ कि मान लो अगर अपने पास, मैंने लिखा अभी कि पैरेलल में जो आता है 1/RT, मतलब 1/R टोटल जो था, ये था 1/R1, ठीक है ना, प्लस 1/R2, कहाँ तक था रिपीट, ये प्लस 1/Rn तक था। मान लो अपने पास ऐसा हो जाए कंडीशन, क्या हो जाए कंडीशन अपने पास में, कि दो ही रेसिस्टेंस हमें दिए हो पैरेलल में, हमें क्या दिया रहेगा, दो ही गिवन हो रेसिस्टेंस पैरेलल में। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे ना कि व्हेन टू रेसिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो कितना होगा रिजल्ट, यहाँ लिखेंगे ना 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। हमें निकालना है आर टी कितना होगा, आर टोटल कितना होगा, तो क्या करेगा, इनका एलसीएम लेगा, कितना आएगा जी एलसीएम, एलसीएम लोगे ये आएगा R1 इंटू R2, डिवाइड करेगा आएगा R2 प्लस R1, यही आना है, ये आएगा जी 1/RT। तो खाली यहाँ से अगर RT निकालेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा R1 R2 मल्टीप्लाई में नीचे क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है हमें, यहाँ सीधे डायरेक्टली हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टेंस बाय ऐड ऑफ या एडिशन ऑफ टू रेसिस्टेंस क्या देगा हमें, देगा टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, किसके लिए, अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में दिया हो तब। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक नाउ, इसी में एक सेकेंड केस भी है कि सर मान लो अपने पास दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, पहला लिया हुआ है R1 लिया हुआ है R ओम का, दूसरा R2 लिया है भी R ओम का है। ठीक है ना, मतलब दो हमने लगाया रेसिस्टेंस किसमें, पैरेलल में, दोनों किस में लगा हुआ है जी, लगा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों का वैल्यू सेम लिया हुआ है, तो कितना आएगा टोटल रेसिस्टेंस, RT कितना आएगा, फॉर्मूला अपने पास वही रहेगा, R1 R2 का मल्टीप्लाई बाई R1 R2 का सम। ठीक, यहाँ कितना है R1, हाँ जी R, इंटू R2 भी R है, R1 भी R है, R2 भी R है, मीन्स ये अपने पास आएगा रिजल्ट R² बाई कितना 2R, R से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना आएगा जी रिजल्ट R/2। ठीक, तो ये R/2 जो आएगा अपने पास वो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो रेसिस्टेंस अपने पास लगा हुआ है पैरेलल में और दोनों का वैल्यू सेम दिया रहे, तो उसका जो आएगा टोटल रेसिस्टेंस RT या जो आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R जो आएगा अपने पास में, वो क्या आएगा, उसका आधा आएगा, क्या आएगा, उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे होंगे क्वेश्चंस, पैरेलल के ऊपर और सीरीज के ऊपर अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक में दिए हुए, चाहे वो NCERT हो, एसचंद हो, या कोई सा भी किताब हो। तो तुमको क्या करना है, उस पर ट्राई करना है, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस का, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन,
और मिक्स के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों के जो होंगे कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ यूज करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।